जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एथिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि एथिक्स होता क्या है। ठीक, एथिक्स को भी समझने से पहले आप एक बात समझिए, क्योंकि कुछ किताबों में आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि एथिक्स को विज्ञान कहा गया है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि विज्ञान क्या होता है और एथिक्स ने अपने आप को विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास क्यों किया, पहले ये समझिए ध्यान से। अब देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो हमारा बात करने का तरीका क्या होता है। एक बात होता है जो हम बात करते हैं उसमें प्रमाण होता है, यानी प्रमाण के साथ बात करते हैं, और एक बात ऐसा होता है जिसमें आप क्या करते हैं, बातें तो करते हैं लेकिन जिसमें कोई प्रमाण नहीं होता। तो भरोसा किस बात पर होगा, प्रमाण वाले बात पर कि बिना प्रमाण वाले बात पर? मतलब सबूत के आधार पर भरोसा करोगे कि बिना सबूत के जो बतौड़ेबाजी की जाएगी उस पर भरोसा करोगे? सबूत पर भरोसा करेंगे। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है ना, जो हमेशा बात किया किस बात पर, प्रमाण के आधार पर। और जब प्रमाण के आधार पर बात किया तो दुनिया को विज्ञान पर भरोसा अधिक हुआ। और धर्म ग्रंथों में जितनी भी बातें की गई है उसमें अधिकतर में आपको मिलेगा कि सिर्फ बातें की गई है, उसका कोई प्रमाण है नहीं। तो जैसे जैसे विज्ञान का एरिया बढ़ा, जैसे जैसे विज्ञान अपना पैर पसारना शुरू कर दी पूरे दुनिया में, वैसे वैसे धर्म की महत्व कम होने लगी और विज्ञान का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि ये प्रमाणिक था और वो अप्रामाणिक था। समझ रहे हैं? इसलिए लोगों की जब भरोसा विज्ञान की तरफ बढ़ा तो विज्ञान समाज में काफी प्रतिष्ठा अर्न किया, यानी विज्ञान जो है वो एक प्रतिष्ठित विषय के रूप में क्या हुआ, साबित हुआ। इसके पास काफी प्रतिष्ठा आया। और एक टाइम तो ऐसा आया कि पूरा दुनिया के बच्चे विज्ञान का ही विद्यार्थी बनना पसंद किया। कुछ टाइम ऐसा हुआ कि आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर में सीटें खाली गई विद्यालय में। और आज भी आप लोग देखते होंगे कि जब आपसे गांव में पूछा जाता होगा कि आप कौन से स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, तो आपने कहा साइंस, किसी ने कहा आर्ट्स, किसी ने कहा कॉमर्स, तो वो गांव का भाई आदमी साइंस वाला को अच्छा विद्यार्थी मानता है, यानी आपने साइंस से अगर पढ़ा है तो आप विद्यार्थी अच्छे हैं। कहने का भाव है कि विज्ञान की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि विज्ञान लेकर के पढ़ने वाला व्यक्ति को भी प्रतिष्ठित माना गया, पढ़ाकू माना गया, विद्वान माना गया, और बाकी सब्जेक्टों की थोड़ी सी प्रतिष्ठा क्या हुई, घटी। तो जब थोड़ी सी सब्जेक्टों की प्रतिष्ठा घटी तो उस सब्जेक्ट में बच्चों की भीड़ जो है वो कम होने लगी और विज्ञान में भीड़ ज़्यादा होने लगी। तो ये जो सब्जेक्ट, बाकी के जो सब्जेक्ट थे वो चाहते थे कि हमारी प्रतिष्ठा जो है वो पहले जैसा ही कुछ क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैसे हमारी प्रतिष्ठा पहले थी वैसे ही प्रतिष्ठा क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए आर्ट्स सब सेक्शन के जो सब्जेक्ट थे वो भी अपने आप को विज्ञान कहने लगे। जैसे राजनीति विज्ञान, क्या राजनीति विज्ञान है? लेकिन वो अपने साथ विज्ञान लगाया नहीं। क्यों लगाया राजनीति विज्ञान? ताकि उसको विज्ञान जैसा समझ करके पढ़ा जाए और विज्ञान जैसा उसको प्रतिष्ठा मिले। ठीक उसी तरीके से जो अपना इथिक्स है, ये इथिक्स भी कहता है कि हम विज्ञान हैं, विज्ञान है। तो पूछा गया कि कैसे विज्ञान हो तुम भाई? नहीं, नीति शास्त्र, मतलब इथिक्स जो है नीति शास्त्र है, वो भी कहा कि मैं भी विज्ञान हूं ताकि इसको प्रतिष्ठा मिले, लोग इज्जत के साथ इसको पढ़ें। तो कहा गया कि तुम विज्ञान कैसे हो? तो इथिक्स विज्ञान देखो कैसे है, ये समझिएगा। विज्ञान के पास एक्चुअली क्या होता है कि एक निश्चित एरिया होता है, समझ रहे हैं? फिक्स एरिया होता है, एक निश्चित एरिया होता है। जैसे आप रसायन शास्त्र की बात करेंगे तो रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वो सिर्फ रासायनिक तत्वों की अध्ययन करता है। अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स सिर्फ भौतिक तत्वों का अध्ययन करता है, भौतिक तत्व के बाहर वो अध्ययन नहीं करेगा, उसका एक फिक्स एरिया है। अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो वो सजीव के शरीर के बारे में अध्ययन करता है, वो बाहर की चीजों के बारे में नहीं पढ़ता। तो विज्ञान की सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि इसके पास फिक्स एरिया होता है। तो इथिक्स जो है वो कहा कि मैं विज्ञान इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास भी एक निश्चित एरिया है, यानी कि मेरे पास भी एक निश्चित एरिया है। तो लोगों ने पूछा कैसी निश्चित एरिया है तुम्हारे पास? तो इसने कहा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मानवीय आचरण का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सिर्फ मानवीय आचरण का अध्ययन करते हैं, मतलब कि हम ह्यूमन कैरेक्टर से बाहर की बातें नहीं करेंगे। इसलिए मैं भी विज्ञान हूं क्योंकि हमारे पास भी निश्चित क्या है, एरिया है। अच्छा, तो लोगों ने पूछा कि तुम विज्ञान तो हो लेकिन कैसा विज्ञान हो भाई? तो जानते हो विज्ञान जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है नियामकीय विज्ञान, नियामकीय विज्ञान, और एक होता है वर्णनात्मक विज्ञान, वर्णनात्मक विज्ञान। जरा सा देखिएगा कि नियामकीय विज्ञान के लिए इंग्लिश शब्द है नॉर्मेटिव साइंस
और इसके लिए है क्या, डिस्क्रिप्टिव साइंस। तो जरा सा देखिएगा वर्णनात्मक विज्ञान किसको कहते हैं और नियामकीय विज्ञान किसको कहते हैं, ये समझ लीजिए, फिर देखेंगे कि इसमें से कौन सा वाला विज्ञान है एथिक्स। समझ रहे हैं? तो जरा सा देखिएगा, H2 + O2 = H2O। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा। कहीं ऐसा हो गया क्या कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के दूध बना दे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर दही बना दे, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो हमेशा एक ही रिजल्ट शो करता है, मतलब ये ऐसा है तो ऐसा है। इसका मतलब कुछ नहीं है कि ऐसा क्यों है, ऐसा है तो यही होता है, तो यही होता है। तो जिसमें ये कंसेप्ट होती है वो वर्णनात्मक विज्ञान होता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर में अब हार्ट जो है ब्लड को रिफ्रेश करता है, पंप करता है तो करता है, नाक क्यों नहीं करता, नहीं करता है, वो वही होता है तो वही होगा। तो जो जैसा है उसका वैसे ही एक्सप्लेन करना, उसमें कोई चेंज नहीं होना, जैसे है वैसे ही एक्सप्लेन करना वर्णनात्मक विज्ञान है। और जहां पर शब्द है कि ना जैसा है वैसा एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि कैसा होना चाहिए वैसा एक्सप्लेन करना नियामकीय विज्ञान है। जिस भी सेंटेंस पर चाहिए समाप्त होता हो, जैसे माता पिता का आदर करना चाहिए, नहीं भी कुछ लोग करते हैं, करते भी हैं, तो यहां पर चाहिए है। समझ रहे हैं? तो जहां पर चाहिए शब्द की बात हो वो नियामकीय विज्ञान होगा। तो इथिक्स जो है वो हमें यह सिखाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब इथिक्स जो है वो कौन सा विज्ञान है, तो इथिक्स जो है वो अपना नियामकीय विज्ञान है। क्या समझ पा रहे हैं? तो जरा सा देखिएगा, फिर से इसको मैं रिफ्रेश करूं, इथिक्स क्या है, तो इथिक्स एक नियामकीय विज्ञान है। इथिक्स क्या है, नियामकीय विज्ञान है, जो हमें यह सिखाता है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका संपूर्ण ज्ञान कौन देगा, एथिक्स। जैसे गांव के घर में आप देखेंगे कि जो करना चाहिए, जैसे पढ़ाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो जब आप पढ़ाई करेंगे तो क्या कहा जाएगा कि बहुत अच्छा लड़का है, आपको क्या होगा, तारीफ मिलेगी समाज में, समाज में आपकी तारीफ की जाएगी, समाज आपका पुरस्कार देगा। आपको पुरस्कार कैसे देगा, तो इज्जत करके, नहीं समझे, आपको खूब रिस्पेक्ट करके आपको पुरस्कार देगा, तारीफ करेगा। और जो काम नहीं करना चाहिए वो करेंगे तो समाज आपकी क्या करेगी, निंदा करेगी, शिकायत करेगी, समाज आपकी पीछे में बुराई करेगी, समाज आपको दंड देगी। तो जानते हैं क्या होता है, निंदा और दंड देना भी चाहिए ताकि इंसान उसके डर से सुधर जाए और वही काम करे जो करना चाहिए। तो इथिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो हमें यह सिखाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? समाज कैसे कंट्रोल करती है बुरी चीजों को, निंदा करके, बुराई करके नहीं, आपसे नफरत करके, तिरस्कार करके, और आपको मजबूर कर देती है सही रास्ते पे आने को। और जब आप सही रास्ते पे आते हैं तो उसी रास्ते पर आपको कंटिन्यू रखने के लिए तारीफ किया जाता है, नहीं, ताकि आपका मनोबल बढ़े और इसी काम को आप करें। इसलिए एथिक्स जो है वो आपको सिखाता है जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक आईएएस को क्यों जानना चाहिए ये चीज, क्योंकि अगर आप घूसखोरी करेंगे तो आपकी निंदा होगी, इसलिए एक आईएएस प्रशासक को एथिक्स जानना चाहिए। नहीं, अगर आप बुराई करेंगे, बुराई आपकी तब होगी जब आप जो करना चाहिए वो ना करके कुछ और करोगे। ड्यूटी जाना चाहिए 9 बजे, आप ड्यूटी 9 बजे पहुंच रहे हो, ऑफिस से छुट्टी लेना चाहिए 5 बजे, आप छुट्टी 6 बजे ले रहे हो, तो लोग तारीफ करेगा, क्योंकि जो करना चाहिए उससे ज्यादा कर रहे हो, तो आपकी तारीफ होगी, आपको पुरस्कार समाज के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन वही जाना चाहिए ऑफिस 9 बजे और आप ऑफिस पहुंच रहे हो 2 बजे, आना छुट्टी करना चाहिए 5 बजे, कर रहे हो 3 बजे, 1 घंटे की ड्यूटी करके, तो क्या कहा जाएगा, ये आईएएस निकम्मा है, आपकी बुराई होगी, निंदा होगी। तो इथिक्स की पहला क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इथिक्स क्या समझाता है, सो देखिए, इथिक्स हमें समझाता है व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक हित। पहले आप ऐसा समझिए, व्यक्तिगत हित किसको कहते हैं, जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए, समझ रहे हैं, जब व्यक्ति सिर्फ अपने फायदा के बारे में सोचता हो और काम करता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत हित बोलेंगे। यानी व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करे तो वो व्यक्तिगत हित, और जब व्यक्ति सिर्फ दूसरे के हित के लिए काम करे तो उसको क्या कहेंगे, सार्वजनिक हित।
यानी सार्वजनिक हित में काम करने वाला व्यक्ति क्या बोलेंगे? जो दूसरे के फायदे के लिए काम करता हो। अच्छा व्यक्ति कौन होता है? व्यक्तिगत हित वाला कि सार्वजनिक हित वाला? क्योंकि व्यक्तिगत हित वाला व्यक्ति निरंतर अपने बारे में सोचेगा, और जो अपने बारे में सोचेगा वो दूसरों को कष्ट दे सकता है, दूसरों को पीड़ा दे सकता है, दूसरों को धोखा दे सकता है, दूसरे के आंख में धूल झोंक सकता है। नहीं, तो जो व्यक्ति व्यक्तिगत हित वाला होता है वो सदैव अपने फायदे के लिए काम करेगा और दूसरे के आंख में धूल झोंकेगा, जिससे समाज में गलत नहीं व्यवस्था का क्या होगा? प्रचार होगा। समाज में गलत गलत चीजें का विकास होगा। और दूसरे के फायदे के लिए काम करने वाला व्यक्ति, तो आपके नजर में ये वाला व्यक्ति अच्छा है कि ये वाला व्यक्ति अच्छा है? दोनों में से कोई नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? तो व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में संतुलन होना चाहिए। यह भी आपको एथिक्स सिखाएगा। कैसे? कि एग्जाम्पल लीजिए। जैसे मान लो कि मैं अपने पत्नी से पूछूं कि तुम हमारे लिए क्या करोगे, तो वो बोले कि मैं आपके लिए जान दे दूंगी। तो वो क्या कि हमारे फायदे के लिए वो अपना जान देने को तैयार है, मतलब कि वो दूसरे के फायदे के लिए काम करने वाली है। वो मान लो कि हमारे लिए अगर मर भी जाए तो वो हमें मर करके दुख दी और सुख दी, मतलब क्या दी? सुख दी कि दुख दी? तो वो हमारे लिए जान देकर के भी दुखी कर दिया हमें। इसलिए किसी के लिए मरना, किसी के लिए अपनी जिंदगी का नाश कर देना नहीं, समाज के लिए भला नहीं होता। और अगर समाज के लिए भला होता भी है तो थोड़े दिन के लिए होता है। इसलिए थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए और समाज के बारे में भी सोचिए। कहने का मतलब कि अपने फायदे के बारे में आप उतना ही सोचिए जिससे किसी दूसरे को हानि नहीं होता हो। अपने फायदा के बारे में भी सोचिए ताकि आप जिंदा रहें। क्यों? क्योंकि देश के लिए कुछ करने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा, और जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि कुछ अपने बारे में भी सोचे। समझ रहे हैं? तो अपने बारे में भी सोचिए और देश के बारे में भी सोचिए, दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, भगत सिंह, इतिहास आपने पढ़ा होगा। भगत सिंह इस देश के लिए जान दे दिए, फांसी चढ़ गए। लेकिन गांधी जी फांसी नहीं चढ़े, उनको मार दी गई अलग बात है, लेकिन वो फांसी नहीं चढ़े। फिर भी राष्ट्रपिता का दर्जा किनको मिला? गांधी को मिला। भगत सिंह को क्यों नहीं मिला? वो तो देश के लिए जान दे दिए। वो तो सार्वजनिक हित वाले आदमी थे, दूसरे के फायदे के लिए, मतलब देश के फायदे के लिए वो खुद को मार दिए। नहीं, फांसी पे चढ़ गए, रस्सी गले में लटकवाने को तैयार हो गए, लेकिन कहे कि हम देश के लिए मर मिटेंगे। लेकिन वो देश के लिए जो मरे, जरा सोचिएगा, अगर वो क्या होता, मरे शब्द में गलत कह रहा हूं, देश के लिए जो वो शहीद हुए, नहीं, अगर वो जिंदा रहते तो शायद इस देश को और फायदा हो सकता था, शायद इस देश का रूप कुछ और होता। इसलिए भगत सिंह जैसे युवाओं को और लंबा टाइम तक इस भारत की जरूरत थी। इस देश के लिए वो जल्दी चले गए, अगर वो रहते तो देश को और फायदा मिलता। इसलिए वो अगर अपने बारे में भी सोच करके थोड़ा जीवित रहते और देश के लिए भी अगर कुछ बहुत कुछ करते तो शायद भारत का तस्वीर कुछ और होता। लेकिन वो जल्दी चले गए। इस देश को अच्छे व्यक्तियों की सख्त जरूरत है, और वो अच्छा व्यक्ति तभी रहेगा जब वो जिंदा रहेगा, तभी तो इस देश को लंबा सेवा करेगा, और जिंदा तभी रहेगा जब वो स्वयं के बारे में भी सोचे। इसीलिए कहा जाता है, इथिक्स कहता है कि इथिक्स एक ऐसा नियामकीय विज्ञान है जो हमें यह सिखाता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, और जो व्यक्ति बैलेंस्ड नेचर का होता है वही देश को बहुत कुछ करके दे करके जाता है। अगर आप सिर्फ दूसरे के बारे में सोचेंगे तो आप क्षणिक कुछ दिनों के लिए काम कर पाएंगे, पूरे जीवन आप इस देश के लिए काम नहीं कर पाएंगे। पूरे जीवन के लिए कुछ करना है तो आपको इसमें संतुलन साध करके और जिंदा रहना पड़ेगा। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? नहीं? अब जरा सा देखिएगा, इथिक्स जो शब्द है इसका अर्थ होता है नीति शास्त्र। इसका अर्थ क्या होता है? नीति शास्त्र। इसमें देखिए, शास्त्र का मतलब तो आप जानते हैं कि ग्रंथ है, कुछ ज्ञान का एक इसमें क्या है, भंडार है, लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है? नीति। देखिएगा, नीति का मतलब क्या होता है, जिसको आप इंग्लिश शब्द में पॉलिसी बोलते हैं। नीति का अर्थ होता है किसी भी चीज को फॉरवर्ड करना। फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना। जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप मान लो विद्यार्थी हो, हैं, आपने एक पॉलिसी बनाई कि हम 9 से 8 पढ़ेंगे, 9 बजे सुबह से 8 बजे रात तक पढ़ेंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आपने जो ये पॉलिसी बनाई है वो अपने अध्ययन को आगे ले जाने के लिए कि पीछे ले जाने के लिए? मोदी जी मान लो नीति बना रहे हैं तो देश के विकास कराने के लिए कि देश को विनाश कराने के लिए? तो पॉलिसी, नीति का मतलब ही होता है आगे ले जाना।
यानी कहने का भाव है कि अगर किसी के नीति से देश पीछे जा रहा है तो वो नीति नहीं, वो कुनीति है। समझ रहे हैं? नीति का अर्थ ही होता है आगे ले जाना। तो सवाल है कि नीति शास्त्र किसको आगे ले जाएगा? तो आप जानते हैं कि नीति शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर में मानवीय आचरण का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या करेगा? तो मानवीय आचरण को आगे ले जाएगा। इसका मतलब कि हमारे आचरण को दिन पर दिन, हमारे आचरण को क्या करता चला जाएगा? मजबूत करता चला जाएगा। हमारे आचरण को जैसे जैसे आप इथिक्स सीखते जाएंगे, आपकी जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो आचरण है, वो दिन पर दिन आगे की ओर बढ़ेगा, यानी आपकी कैरेक्टर मजबूत होती चली जाएगी। तो सवाल है कि ये कहां ले जाएगा? समझ रहे हैं? नीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानवीय आचरण को निरंतर आगे की ओर ले जाता है। तो आगे की ओर कहां ले जाता है? कर्तव्य के पथ पर। कर्तव्य के पथ पर। अब जरा सा समझिएगा इस बात को और भी। कर्तव्य के पथ पर चलने से क्या होगा? जैसे मान लिया जाए कि या मान लो कि आप आईएएस हो, ठीक है, और आप जानते हैं कि 9 से 5 जो है वो आपकी ड्यूटी है आईएएस की। तो जब घर से आप अपना सूट बूट पहनिए और निकलिए तो भूल जाइए कि आप किसी के पति हैं, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के पिता हैं, ये भूल जाइए। आप सीधा समझिए कि इस जिला का मैं आईएएस हूं, और आप जाइए तो आपके घर से भी अगर कोई भी बात आए तो एक आईएएस के तरह ही उसको सॉल्व करिए। यानी इस टाइम में आप एक आईएएस हैं तो आईएएस के तरह ही रहिए। लेकिन जैसे ही 5 बज जाए और आप अपने घर के लिए चले तो अपनी आईएएस की अकड़ को ऑफिस में ही छोड़ दीजिए और घर एक बाप बन करके आइए, घर एक पति बन करके आइए, घर एक पुत्र बन के आइए। तो जब घर में आईएएस नहीं आएगा, बेटा आएगा, तो माँ बाप को अपना पुत्र मिल जाएगा, बच्चे को अपना पिता मिल जाएगा, पत्नी को अपना पति मिल जाएगा। नहीं तो आपने क्या किया? अपने कर्तव्य को परिवार में भी सही तरीके से निभाया, अपने कर्तव्य को ऑफिस में भी सही तरीके से निभाया। लेकिन एक आईएएस के अकड़ में घर आएंगे तो एक पिता को पुत्र नहीं, एक आईएएस मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्तव्य के पथ पर निरंतर चलना आपको सिखाएगा एथिक्स, कि कौन सी ड्यूटी हमें कब निभानी है और कैसे निभानी है। और जब हम कर्तव्य के पथ पर चलते हैं तो जो मानव का जीवन है वो सुखद हो जाता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? सुखद मानवीय जीवन के लिए कर्तव्य के पथ पर चलना जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप बेटा बन के आए तो पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, मम्मी पापा भी खुश, तो हम भी खुश, यानी सब खुश, यानी सुखद मानवीय जीवन। कब? जब हम कर्तव्य के पथ पर चले तब। और कर्तव्य के पथ पर कब चलेंगे? जब हमारी आचरण दिन पर दिन क्या होगी? सुदृढ़ होगी। और हमारी आचरण कब सुदृढ़ होगी? जब हमारे जीवन की नीतियां अच्छी होंगी, पॉलिसीज अच्छी होंगी। और इसकी ज्ञान कहाँ है? नीति शास्त्र में है। इसलिए नीति शास्त्र आपको एक परफेक्ट व्यक्ति बनाता है। नीति शास्त्र ऐसा सिखाता है आपको कि आपके जीवन में कभी आपसे गलत निर्णय हो ही नहीं सकता। अब जिंदगी में जो निर्णय लेंगे वो निर्णय इतने मजबूत होंगे, इतने सराहनीय निर्णय होगा कि आपके निर्णय को लोग पसंद करेगा और कहेगा कि वाह, पुत्र हो तो ऐसा, ऑफिसर हो तो ऐसा। इसलिए नीति शास्त्र एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसको सीखने के बाद हम हर व्यक्ति के साथ न्याय कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में कैसे संतुलन साधना है, मानवीय आचरण को कैसे मजबूत